बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ CMM लेक्चर से। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे और इम्तहान की तैयारी में दिन रात मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर साल दवम के मुतालिया पाकिस्तान के पहले सबक के हवाले से है। ये पहले सबक का 12वां लेक्चर है और हम पहुँचे हैं आपकी किताब के सफ़ा नंबर 17 की आखिरी सफ़ा नंबर 16 की आखिरी लाइन, शिमला कॉन्फ्रेंस। हमारा आज का मौजू है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। इससे पहले कि बाकायदा लेक्चर शुरू किया जाए, आपको मुख्तसर सा तारुफ करा दूँ पिछले लेक्चर्स का और शिमला कॉन्फ्रेंस के पस मंज़र का। हमने आखिरी लेक्चर में तफसील से देखा था कि 1937 से 39 तक कांग्रेसी वजारतें रहीं, मगर अंग्रेज़ों पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस ने वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया ताकि अंग्रेज़ हुक्मरान उनके प्रेशर में आ जाएं। साथ ही 1940 में मुस्लिम लीग ने भी मुतालबा पाकिस्तान पेश कर दिया करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में। ये वक्त था जब अंग्रेज़ जंगे अजीम दोम में फंसे हुए थे, मुश्किल हालात थे, लग रहा था कि अंग्रेज़ ये जंग हार जाएंगे। हिंदुओं ने इस मौके को गनीमत जाना और पूरा प्रेशर डाला अंग्रेज़ हुक्मरानों पर, दबाव डाला कि किसी तरह से अंग्रेज़ हुक्मरान निकल जाएं और हिंदू इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लें। मगर बादशाह खेल पलटा और नज़र आने लगा कि जापान और जर्मनी हार रहे हैं जंग अज़ीम दोम में और बरतानिया, अमेरिका और उसके इत्तेहादी कामयाब हो रहे हैं। जब हिंदुओं ने यह देखा, पहले तो हिंदू ये समझते थे, बल्कि हिंदुओं को यकीन था कि बरतानिया का खात्मा हो रहा है, अब यहाँ के फैसले हुकूमत बरतानिया नहीं करेगी, जापान और जर्मनी करेंगे। लिहाजा उन्होंने हुकूमत पर दबाव डाला। मगर जब उन्होंने देखा कि नहीं, बरतानिया ही जीत रहा है, तो अब कांग्रेस ने कौल चाल चली। अब उन्होंने मुस्लिम लीग को साथ मिलाने की कोशिश की कि आइए मिलकर जिद्दोजहद करते हैं। याद रखिए, इससे पहले कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को साथ नहीं मिलाया था, अपने तौर पर कोशिश कर रही थी। और मकसद क्या था कि किसी तरह से अंग्रेज सरकार को निकाल दिया जाए और कांग्रेस इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। इसलिए जानबूझकर मुस्लिम लीग से मशावरत नहीं की गई। लेकिन जब देखा कि अंग्रेज तो कामयाब हो रहे हैं और अब हिंदू अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक और जाल बुना और अब कायद-ए-आज़म को साथ शामिल करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग को साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन कायद-ए-आज़म गांधी की इन चालों से खूब वाकिफ थे, वो उनकी चालों में ना आए। कायद-ए-आज़म समझते थे कि अब हिंदू मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने मफाद के लिए। ये वो सूरत हाल थी जिसमें शिमला कॉन्फ्रेंस का इनाकात हुआ। इन अहम निकात को देख लीजिए। सफ़ा नंबर 16 की आखिरी 2 लाइनें, उसके बाद 17। 1942 में क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद कांग्रेस ने बरतानवी हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वो इक़्तिदार हिंदुओं के हवाले करके हिंदुस्तान से निकल जाए। चनाचे हिंदुओं ने एक तहरीक शुरू की, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। मकसद यही था कि अंग्रेज़ों पर दबाव डाला जाए कि अगर अंग्रेज़ दबाव के ज़रिए से निकल जाएंगे तो इक़्तिदार हिंदुओं को मिल जाएगा। लोगों को तरगीब दी गई कि अदालतों का बाइकाट करें, अंग्रेज़ के दफ्तरों का बाइकाट करें, सिविल नाफरमानी की तलकीन की गई, यानी सिविल डिसोबीडियंस के अताअत ही ना करें, यानी अंग्रेज़ को हुक्मरान माने ही ना, उनकी अताअत से इनकार कर दें। जलसे जुलूसों के ज़रिए कांग्रेस ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया। मकसद एक ही था कि ब्लैकमेल करके, प्रेशराइज करके, दबाव डालकर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जाए और फिर हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाए। मुस्लिम लीग इन चालों को खूब समझती थी। चनाचे कायद-ए-आज़म के फरमान पर मुस्लिम लीग इस तहरीक से लाताल्लुक़ रही। हिंदुओं ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की थी, मुसलमानों ने उसमें हिस्सा
नहीं लिया, क्योंकि वो उनकी चालों को समझते थे कि अगर इस तहरीक में हिस्सा लेने का एक ही मतलब है कि अंग्रेज़ों को निकाल कर हिंदू इक़्तिदार के लिए राह हमवार की जा रही है। मगर जब जंग का पासा बरतानिया के हक में पलटने लगा तो गांधी जी ने भी पैंतरा बदला। तो गांधी ने कायद आज़म को जिद्दोजहद में शामिल होने की दावत दी, मगर मुसलमान तो पहले ही फैसला कर चुके थे 1940 में कि क़याम पाकिस्तान के अलावा किसी मुतालबे पर मुत्तफिक नहीं होंगे। चनाचे उन्होंने मतलब मुस्लिम लीग ने क़याम पाकिस्तान के अलावा किसी भी तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। ये वो सूरत हाल थी बरे-सगीर पाक व हिंद की, एक पेचीदा उलझी हुई सूरत हाल थी। अंग्रेज़ भी परेशानी का शिकार थे। इस सूरत हाल में बरे-सगीर पाक व हिंद के अंग्रेज़ वायसराय लॉर्ड वेयोल ने एक प्लान पेश किया, एक मंसूबा पेश किया, जिसको वेयोल प्लान के नाम से याद किया जाता है। अब ये प्लान क्या था, इसको यूँ समझें कि दरअसल अंग्रेज़ों की एक और साजिश थी अपने इक़्तिदार को तूल देने की, कि कुछ मुज़ाकरात किए जाएं, यहाँ के लोगों को उलझाया जाए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई जाए ताकि अंग्रेज़ का इक़्तिदार मज़ीद तवील हो सके, प्रोलॉन्ग हो सके। एक तो वेयोल प्लान का ये मकसद था इक़्तिदार को तूल देना, और दूसरा मकसद ये था कि हिंदुओं को आराम करना, उनको नरम करना, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली थी उसकी शिद्दत को कम करना। चनाचे लॉर्ड वेयोल ने किरपस टेलीविज़न तो पहले पढ़ चुके, नाकाम हुई, तो एक नया जाल फेंका। शिकारी वही पुराने थे, जाल नया था अंग्रेज़ों का इक़्तिदार को तूल देने के लिए। तो लॉर्ड वेयोल ने बरे-सगीर के मसाइल के लिए एक अहम प्लान पेश किया, जिसमें दर्जन नुकात थे। तो ये मैंने लिखा इस तरह से कि हिंदुस्तान में बरतानवी वायसराय लॉर्ड वेयोल ने बरे-सगीर के मसाइल के हल के लिए एक नया प्लान पेश किया, जिसमें दर्ज झैल निकात शामिल थे। पहली बात क्या थी कि अंग्रेज़ हुक्मरानों ने, लॉर्ड वेयोल ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि हिंदुस्तान का आइंदा बनने वाला कोई भी दस्तूर ऐसा नहीं होगा जिस पे यहाँ के लोग रजामंद ना हो, मतलब यहाँ की तमाम सियासी जमातों की मशावरत से दस्तूर बनाया जाएगा। अजीज़ तलबा याद रखें, इससे पहले क्या था, यहाँ के मकामी लोगों को हिंदू मुसलमान सिखों से मशवरा नहीं किया जाता था। बरतानवी पार्लियामेंट एक कानून पास करती थी और यहाँ के लोगों पर मुसल्लत कर दिया जाता था, यहाँ के लोगों की राय लिए बगैर, यहाँ के लोगों से मशवरा किए बगैर। मगर अब लॉर्ड वेयोल ने यह तजवीज़ पेश की कि मुस्तकबिल का दस्तूर तमाम सियासी जमातों की मशावरत से बनाया जाएगा, और साथ ही ये भी प्लान दिया, मंसूबा दिया कि आइंदा जो गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल होगी, यानी वो कौंसिल जो मुल्क के इंतज़ामात चलाती है, सरबराह तो इसका गवर्नर जनरल ही होता है, तो वो जो इंतज़ामी कौंसिल होगी उसमें अंग्रेज़ नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे। उस इंतज़ामी कौंसिल में सब के सब नुमाइंदे हिंदुस्तान से लिए जाएंगे, और उस इंतज़ामी कौंसिल में 6 हिंदू और 5 मुस्लिम नुमाइंदे शामिल होंगे। आप कौंसिल के नुमाइंदे कह लें या वजीर कह लें, जिसमें 6 हिंदू होंगे और 5 मुसलमान होंगे गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल के अंदर। ये एक अहम इसमें बात की गई। एक गवर्नर जनरल इंतज़ामी कौंसिल का सरबराह होगा, और जो कमांडर इन चीफ होगा वो भी अंग्रेज़ ही होगा। मगर गवर्नर सरबराह और कमांडर इन चीफ के अलावा कौंसिल के जितने भी अरकान होंगे उनका ताल्लुक बरे-सगीर पाक व हिंद से होगा, जिसकी तफसील बताई। ये दूसरी तजवीज़ थी इस प्लान की। तीसरी तजवीज़ देखिए, कौंसिल के तमाम अरकान का तकर्रुर बरे-सगीर से ही किया जाएगा। ये पहली बात हो चुकी, यानी इससे पहले कौंसिल के तमाम इमरान अंग्रेज़ होते थे। अगर तारीख के झरोखे में देखा जाए तो किसी हद तक 1857 की जंग आज़ादी की वजह भी यही थी। सर सैयद ने एक रिसाला लिखा था असबाब बगावत हिंद, और उसमें लिखा था कि अगर यहाँ की इंतज़ामी कौंसिल में मकामी लोगों को शामिल किया जाता तो शायद ये बगावत ना होती,
इस बगावत की सबसे बड़ा वजह यही थी कि तमाम कौंसिल के नुमाइंदे अंग्रेज होते थे। चनाचे यहां तस्लीम कर लिया गया कि कौंसिल के तमाम अराकीन का ताल्लुक बरे सगीर से ही किया जाएगा। लॉर्ड वेल का चौथा और आखिरी बुनियादी नुक्ता यह था कि पहले तो मरकजी यानी पूरे मुल्क के लिए इंतजामी कौंसिल बनाई जाएगी और उसके बाद हर सूबे में भी इंतजामी कौंसिलें ऑर्गेनाइज की जाएंगी, मुनज़्ज़म की जाएंगी, तश्कील दी जाएगी और उसूल वही होगा कि इन कौंसिलों में भी यहाँ के मकामी लोग ही शामिल होंगे और कौंसिल के सरबराह के अलावा कोई नुमाइंदा अंग्रेज नहीं होगा। अजीज तलबा, ये वो 4 मरकजी निकात थे जो वाइसराय हिंद लॉर्ड वेल ने पेश किए। मकसद यही था कि अपने इक़्तिदार को तूल दिया जाए और साथ हिंदुओं को थोड़ा नरम करने की कोशिश की जाए। इन तजावीज़ के लिए, इन तजावीज़ पे अमल करने के लिए, मुशावरत के लिए लॉर्ड वेल ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। यानी ये सिर्फ सियाको सबाक था शिमला कॉन्फ्रेंस का कि लॉर्ड वेल ने नुकात तो पेश कर दिए मगर इन पे बहस मुबाहिसा होना था, मुशावरत होनी थी, रद्दोकदा होनी थी। तो शिमला एक सेहत अफसा मकाम है, वहाँ पर दावत दी गई बरे सगीर की तमाम जमातों को, कांग्रेस को भी, मुस्लिम लीग को भी और बाकी जमातों को भी। तमाम नुमाइंदे शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस इनाकात के हवाले से तो कामयाब रही कि तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल हुए और उस उम्मीद से शामिल हुए कि कॉन्फ्रेंस कामयाब रहेगी। हिंदुओं को तो पूरा यकीन था कि इस कॉन्फ्रेंस के इनाकात के बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत कायम हो जाएगी। ये अलग बात है कि कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले हिंदुओं ने ऐलान कर दिया था कि शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो तकसीम बरे सगीर का कोई फार्मूला कबूल नहीं करेंगे। अजीज तलबा, ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ आपसे, ज़हन में रखिएगा कि वह ज़मीन से मोहब्बत हिंदू धर्म का हिस्सा है। हिंदू धर्म के 2 बुनियादी असूल, धरती माता, गौ माता, उस ज़मीन को माँ का दर्जा देते हैं और उनके लिए बात काबिल कबूल नहीं थी कि धरती माता के टुकड़े किए जाए। लिहाजा उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम तकसीम हिंद पे बात नहीं करेंगे। बहरहाल इस कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल हुए। वेल प्लान पर गौर करने के लिए सियासी जमातों को दावत दी गई। चनाचे मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे, दर्ज झैल नुमाइंदे शिमला में इकट्ठे हुए मुज़ाकरात करने। कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, बलदेव सिंह थे। अब देखें, यहाँ कांग्रेस की चालाकी देखें कि एक नुमाइंदा मुसलमानों का भी रखा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये जाहिर करने के लिए कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करती, मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करती है। ये दिखाने के लिए एक हिंदू नुमाइंदा, एक मुस्लिम नुमाइंदा और एक सिख नुमाइंदे को शामिल किया, ये तासुर देने के लिए। बहरहाल ये 3 नुमाइंदे कांग्रेस की तरफ थे। मुस्लिम लीग की तरफ से 3 जिन रहनुमाओं ने नुमाइंदगी की, बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म थे, शहीद मिलत लियाकत अली खान थे और सरदार अब्दुर्रब निश्तर थे। ये 3 मुस्लिम लीग की तरफ से पेश हुए। तमाम सूबों के वज़राए आला भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी, ये मुसलमानों की थी लेकिन अंग्रेज़ों की हामी थी, बल्कि ये कि अंग्रेज़ों की हमायत में ही मुसलमानों की पार्टी बनी थी। यूनियनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। मजलिस एहरार, मुसलमानों की एक मजहबी नुमाइंदा जमात थी, उसके नुमाइंदे भी थे। सिखों के नुमाइंदे भी शामिल थे और निचली ज़ात के हिंदुओं के नुमाइंदे भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। यानी इस कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद थी और सब के सब अच्छी तवक्को साथ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मगर अफसोस ये कॉन्फ्रेंस भी नाकाम रही। इस कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा ना निकला, यानी वेल प्लान भी नाकाम हो गया किरपस तजावीज़ की तरह। क्यों नाकाम हुआ, अब जरा इसको देखते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी की क्या वजूहात थी। जिस तरह भी आपको बताया, इस कॉन्फ्रेंस में मंदोबीन यानी शुरका जो शामिल हुआ, पार्टिसिपेंट कह लें, मंदोबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताहम कांग्रेस ने पहले ही वजाहत कर दी थी कि वो तकसीम हिंद की मुखालफत करेगी। जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो हुकूमत साजी का मरहला आया।
हुकूमत साजी के मसला पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इख्तलाफ पैदा हो गया। यही बुनियादी बात थी। जिस तरह मैंने अभी आपको अर्ज की, कांग्रेस का ये दावा था कि वो तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, सिखों की भी। जबकि मुस्लिम लीग का और हजरत कायद आज़म का मौक़िफ़ ये था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है और मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को है। कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। इसी नुक्ते पर इख्तलाफ पैदा हो गया। कांग्रेस ने यह जिद की कि जो मुसलमानों के 5 नुमाइंदे हैं उनमें से 4 का तकर्रुर मुस्लिम लीग करेगी, जबकि 1 नुमाइंदे का तकर्रुर कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने एक मुस्लिम नशिस्त पर अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहा, मगर हजरत कायद आज़म डट गए। उन्होंने कहा यह असूल के खिलाफ है, मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम सिर्फ मुस्लिम लीग ही है। 5 मुस्लिम नुमाइंदों का तकर्रुर मुस्लिम लीग करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस बज़िद थी कि वो 1 नुमाइंदे का तकर्रुर करेगी। अज़ीज़ तलबा, बात को समझिए, बात सिर्फ 1 नुमाइंदे के तकर्रुर की नहीं थी, बात असूल की थी। अगर कायद आज़म इस बात को मान लेते तो गोया कायद आज़म ये तस्लीम कर लेते कि कांग्रेस ही मुसलमानों की भी नुमाइंदा जमात है, मगर हजरत कायद आज़म डट गए कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है और मुसलमानों की जमात नहीं है। तो बात क्या हुई, मगर मुस्लिम लीग 5 वज़रा की नामजदगी के मौक़िफ़ पर डटी रही। नतीजा क्या निकला कि शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। तीनों फरीकैन यानी अंग्रेज़, मुसलमान और हिंदू, तीनों फरीकैन किसी बात पर पहुंचने में नाकाम हुए और यूं शिमला कॉन्फ्रेंस भी नाकामी से दो चार हुई। वजह वही थी जो बार बार अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमानों का दावा था, मुस्लिम लीग का दावा था कि मुस्लिम लीग बरे सगीर के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है। मगर कांग्रेस का दावा था कि मुसलमान, सिख, हिंदू तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करती है। इस मसले पर डेडलॉक हुआ, ये कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो गई। अब अजीज तलबा, ये सवाल पैदा होता है कि इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन था? ये कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई? कॉन्फ्रेंस की नाकामी की जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? कांग्रेस ने तो सीधा सीधा कायद आज़म को ही नाकामी का जिम्मेदार ठहराया कि अगर कायद आज़म जिद ना करते एक नशिस्त के लिए तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाती। मगर इसमें चाल थी। गांधी दरअसल इसके ज़रिए कब्ज़ा हासिल करना चाहते थे। अगर कायद आज़म मान जाते, ये गवर्नमेंट बन जाती, तो पाकिस्तान का क़याम हरगिज़ ना हो सकता, हिंदू गलबा कायम हो जाता, हिंदू इक़्तिदार कायम हो जाता। और कायद आज़म की दूरअंदेशी ने इस बात को भांप लिया था, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस का साथ ना दिया। लॉर्ड वेल ने भी कायद आज़म पर तनकीद की कि कायद आज़म का रवैया बेलचक था, अगर कायद आज़म थोड़ी सी लचक दिखाते तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकती थी। ये कहना था लॉर्ड वेल का। लेकिन अजीज तलबा, मैंने भी अर्ज की, बात लचक दिखाने की नहीं थी, बात असूल की थी। और मुस्लिम लीग का यही मुतालबा था, यही कहना था और सच भी यही था कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। आने वाले वक्त ने साबित किया कि कायद आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त था। अगले इंतखाबात, जब आम इंतखाबात हुए, अभी आप पढ़ चुके कि 1937 के इंतखाबात में तो मुस्लिम नाकाम रही थी, मगर जो अगले इंतखाबात हुए 1945-40 के इंतखाबात ने साबित कर दिया कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही बरे सगीर के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। सूबाई नशिस्तों पे मुस्लिम लीग ने 100% कामयाबी हासिल कर ली। तमाम मुस्लिम नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीत ली और मरकजी असम्बली में भी 90% से ज़्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग ने हासिल की। यूं मुस्लिम लीग का ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और यूं कांग्रेस का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। इंतखाबी नताइज ने न सिर्फ कायद आज़म के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया, बल्कि इससे क़याम पाकिस्तान के लिए राह भी हमवार हो गई। अजीज़ तलबा, एक बात अच्छी तरह ज़हननशीन कीजिए कि 1945-40 के इंतखाबात इसी बुनियाद पर हुए थे कि क्या
कांग्रेस का ये कहना दुरुस्त है कि तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है, या मुस्लिम लीग का ये कहना दुरुस्त है कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है? ज़हन में रखें, अगर 45-40 के इंतखाबात में कांग्रेस जीत जाती, मुस्लिम लीग नाकाम होती, तो कांग्रेस का ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाता कि कांग्रेस तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है। इस शक्ल में क्या होता, इक़्तिदार हिंदुओं को मिल जाता, अंग्रेज़ रुखसत हो जाते, हिंदुओं को इक़्तिदार मिल जाता, मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए हिंदुओं के ग़ुलाम बन जाते, क्योंकि जमहूरियत में अक्सरियत हमेशा अक़लियत पर हुकूमत किया करती है। मुसलमान सिख हमेशा हमेशा के लिए हिंदुओं के ग़ुलाम हो जाते। लिहाजा ये जो इलेक्शन थे 45-40 के, ये क़याम पाकिस्तान के लिए एक तरह की रेफरेंडम की हैसियत रखते थे। रेफरेंडम में वोट नहीं होते, नुमाइंदे नहीं चुनते, एक सवाल का जवाब देना होता है, हाँ या ना में। तो एक तरह का रेफरेंडम था 45-40 के इंतखाबात कि क्या हिंदुस्तान की तमाम मजहबों की नुमाइंदगी कांग्रेस करती है या मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। इस रेफरेंडम में मुस्लिम लीग जीत गई, मुसलमानों ने की तमाम नशिस्तों पर मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह से फैसला हो गया। अब अंग्रेज़ों के पास कोई चाराकार ना रहा सवाए इसके कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को इकट्ठा करके आज़ाद मुल्क, एक इस्लामी मुल्क कायम कर दिया जाए और हिंदू अक्सरियती इलाकों में हिंदुस्तान कायम कर दिया जाए। इस तरह मुसलमानों ने बरे सगीर ने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत अल्लाह ताला के फजल करम से और कायद आज़म की ज़ेर क़यादत हासिल कर ली। ये अज़ीज़ तलबा आज का लेक्चर शिमला कॉन्फ्रेंस के वाले से। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, पसंद है तो भी कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको खामी नज़र आ रही है तो भी कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इस्लाह की गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।